बासिल एपिसोड 18। तीसरा असूल अब बताया आपने, आइंदा ख्याल रखूंगी इस बात का। सपाट लहजे में सराय से जवाब देती वो वहां रुकी नहीं थी। तेज तेज कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। दौरान ने झुंझलाकर कुशन एक तरफ मारा और सर के बालों को दोनों हाथों में जकड़ा। क्यों इतना रूड हो रहा हूँ मैं इससे? लेकिन वो भी तो बीवी बन रही है। एक झटके से अपनी जगह से उठा, टीवी बंद किया और बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। लकड़ी के बुस्सीदा बंद दरवाजे पर धड़ाधड़ हाथ मारते हुए वो पूरी कुवत से चिल्ला रही थी, अम्मी दरवाजा खोलें। खून और मिट्टी में अटे कपड़े। वो लगातार स्टोर का दरवाजा बजा रही थी। माथे से खून बहकर गर्दन तक आ चुका था। एक आंख सोजिश के बायस तकरीबन सुर्ख हो रही थी। आसमानी रंग के जोड़े पर जहां मजार रगड़ों के और खून के धब्बे थे। सुनहना जुवत, खोलो दरवाजा, मैरी तुम खोलो दरवाजा, एक दफा मेरी बात तो सुन लो तुम लोग। दरवाजे को पीटते हुए मुसलसल चीख रही थी। मजाल है कोई सुन रहा हो। सब ठीक हो गया था इन 2 माह में। जान की सेहत अच्छी हो गई थी। वो स्टोर में सफाई करने के लिए भी जाने लगा था। जुवैद को आमना के मामू ने अपने असरफूस से लड़के के घर वालों को पैसे देने के बाद केस माफ करवा दिया था। सुनैना की राहबर के साथ मंगनी हो गई थी और 2 माह पुरसुकून गुजरने के बाद जुवैद को ही कहीं से ये खबर मिली कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। घर आते ही इसने ववेला मचा दिया और जिस वक्त वो ट्यूशन से फारग होकर घर पहुंची, घर में एक क़यामत का समा बरपा था। इसकी इस्लामी किताबें, जाने माल सब स्टोर से बरामद कर लिया गया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, जुवैद इस पर झपट पड़ा। जान और जुवैद ने इसे मार मार कर अधमुआ करके अब स्टोर में बंद कर दिया था। घर में किसी की मौत हो जाने जैसा समा था। कितनी देर दरवाजा पीटने के बाद थक हार कर वो दरवाजे से टेक लगाती वहीं बैठ गई। घुटनों में चेहरा दिए अभी यूं ही बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे जब बाहर से चीखो पुकार की आवाजें आने लगी। वो दहल कर अपनी जगह से उठी। अम्मी क्या हो रहा है बाहर? सुनैना खोलो दरवाजा। घबराहट के बाद दिल खौफजदा होकर जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से सबके रोने की और चीखने की आवाजें आ रही थी। कोई तो सुनो, खोलो दरवाजा। दरवाजे की कुंडी अचानक से खुली और दरवाजा खुलते ही इसके गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। सुरख आंसू से तर चेहरा लिया मरियम इसके सामने खड़ी थी। आग लगा रहा है तेरा बाप खुद को, मनहूस जश्न मना, बिछा ले जानी माज। मरियम ने गला फाड़ कर कहा और तेजी से पलटी। वो एक लम्हे के लिए बात समझने को साकिन नहीं हुई, फिर पागलों की तरह मरियम के पीछे भागी। जो ये पाने पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगाने जा रहे, खुद को रोको इनको। सुनैना की चीखी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी और टांगे काम गई। सरपिट भागती वो कमरे में पहुंची। जान हाथ में माचिस लिए खड़ा था। मैरी टांगों से चिमटी हुई थी। कमरे का फर्श गीला था। पेट्रोल की तेज खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। जुए शायद घर में नहीं था। अब्बा क्या करने जा रहे हैं? फटी आवाज में चीखती हुई एक ही जिस्म में वो जान तक पहुंची, जो माचिस की डब्बी को खोल चुका था। मरियम, इसे मेरे करीब ना आने देना। जान ने ऊंची आवाज में गरज कर कहा और हाथ सीधा ताने से अपने करीब आने से रोका। अब्बा मत करे ऐसा प्लीज अब्बा। आगे बढ़कर वो जान के बाजू से लटक गई। कमरे के फर्श पर पेट्रोल के छींटों के साथ माचिस से निकली सारी तीलियां बिखर गई। मुझे मरने दो, खुद मर जाओ, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जान ने एकदम से इससे अपना बाजू छुड़ाने के लिए झटका दिया। जान अब्बा की बची तीलियों में से तीली निकालने की कोशिश कर रहा था। अब्बा मुझे दे दे माचिस, अब्बा। वह झटका खाकर पीछे हुई, लेकिन फिर अगले ही पल फिर से जान के बाजू से झूल गई। पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जान ने एकदम अपना बाजू छुड़वाकर इसके गले को दबोच लिया। जूही ने अपनी बाहें ढीली छोड़ दी। जान के हाथों की गिरफ्त इसके गर्दन के गिर्द पड़ रही थी। चंद सेकंड में सांस बंद होने जैसा एहसास होने लगा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जान वहशत ज़दा सुर्ख चेहरे के साथ पूरी कुव्वत लगाए हुए था। जूही कोई मुज़ाहमत नहीं कर रही थी। बाहर को उबलती आंखों से निकलता पानी अब गाल भिगो रहा था। जान, जान क्या कर रहे, मर जाएगी वो, छोड़े इसे। बिलकती चीखती मरियम जान के कंधे झंझोड़ रही थी। मैरी के मुसलसल रोने की आवाजें गूंज रही थी। अब्बा मर जाएगी, छोड़े अब्बा, छोड़ दें। सुनैना बिलक रही थी। इसकी आंखों के सामने सब धुंधलाने लगा था। ए अल्लाह, मेरी मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ना नसीब हो। अपनी मांगी दुआ जहन में गूंजी और दिल कलमा पढ़ने लगा। अचानक जान के हाथों की गिरफ्त ढीली हुई और वह एक तरफ लड़खड़ा गया। जान के हाथों की गिरफ्त खत्म होते ही एक गहरी सांस के साथ इसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। वो खांस रही थी, जबकि बाकी सब अब जान पर झुके थे। अब्बा, अब्बा नहीं। जान, जान आंखें खोले। कानों में पड़ती आवाज में वधम से वाज़ेह होने लगी। वो जो खांसते खांसते बैठ गई थी, झटके से अपनी जगह से उठी। जान आंखें बंद किया जमीन पर छत लेटा था। मैं टैक्सी लेकर आती हूँ, फटी आवाज में कहती वो पागलों की तरह सहन की तरफ भागी। कमरे का दरवाजा आहिस्ते से बंद करने के बाद वो बाहर निकली। हल्के जर्द रंग के फ्रॉक पर सफेद बड़े बड़े फूल बने थे। फ्रॉक लंबी मैक्सी की तरह थी। आस्तीन पूरे और चूड़ीदार थे।
गले में सफेद स्कार्फ को घुमाए, बालों को ढीली सी पोनी किए, वो बंद दरवाजे के आगे खड़ी सामने राहदारी की तरफ देख रही थी। दोपहर का 1 बज रहा था। दुरान तो गधे घोड़े बेच कर ऐसा सोया कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। आज तो रोजीन भी नाश्ते का या लंच का पूछने नहीं आई थी। थक हार कर वो कमरे से बाहर आ गई थी, चमचमाती सफेद फर्श वाली राहदारी से आगे लॉन्च की तरफ कदम बढ़ाए और एक गिर लगी पेंटिंग्स उस सजावटी चीजों को देख रही थी। सफेद रंग के बंद जूतों में मुकीत पाँव बिना आवाज के फर्श पर आगे बढ़ रहे थे। कमरे से बाहर निकलने का मकसद सिर्फ रोज़ीन को तलाश करना था। अभी वो राहदारी से गुजरकर लिफ्ट के पास लाउंज की सीढ़ियों तक पहुंची थी, जब अकब से एक मर्दाना आवाज ने कदम रोक दिए। पहले मैं समझता था कि लोग बकवास करते कि दुरान मलक संकी है, सर पे रहा है। जवेरिया चौंक कर पलटी। बुरहान लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ा था, सफेद पैंट, ग्रे टी शर्ट और जेल ज़दा बालों को बड़े सलीके से पीछे किए। वो जहरीली मुस्कुराहट लोगों पर सजाए खड़ा था। हाथ में मोबाइल थामे वो कहीं जाने के लिए तैयार था। लेकिन अब यकीन हो गया वो संकी नहीं, एक नंबर का बेवकूफ भी है। मुस्कुराहट गहरी हुई। वो चंद कदम चलता हुआ जवेरिया के बिल्कुल सामने आ गया था। चुपती निगाह इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसकी निगाहें अजीब तरह घुटन का शिकार कर रही थी। वो सर से पांव तक इसे हकारत से जांच रहा था। बुरहान से इसका बकायदा पहली दफा आमना सामना था। हेलो, मैं बुरहान मलिक, रिश्ते में छोटा देवर लगता हूँ तुम्हारा। तहनूज सहज मुस्कुराहट के साथ हाथ आगे बढ़ाया। जवेरिया ने एक नजर मुसाफिर के लिए बढ़ाए हुए इसके हाथ पर डाली और फिर बिला जवाब स्कार्फ को गले पर दुरुस्त करती एक तरफ हुई। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती, बुरहान उछल कर फिर से इसके सामने आया। वाह, रब ने बना दी जोड़ी। शक्ल नहीं तो अकड़ तो बुरहान जैसी ही है। देखते हैं ये एक जैसी अकड़ वाली जोड़ी का टाइम पीरियड कितना है। एक और तंज का तीर था। वो अपनी निगाहें और सर मजीद झुका चुकी थी। वो बिला वजह इसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। वेल, अब मुलाकात तो होती ही रहेगी। नाइस टू मीट यू भाभी। थोड़ा सा गर्दन को खम देता हुआ इसके झुके चेहरे को देखकर एकदम से पलटा और फिर सीटी बजाता लॉन्च की तरफ बढ़ गया। इसके जाते ही हवाएं उड़े चेहरे के साथ वो वापसी के लिए कदम बढ़ा रही थी, जब यकदम लिफ्ट खुली और असफन मलक और रूबी लिफ्ट में से बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। बेख्तियार ने इसने दोनों को सलाम झाड़ा। लहजा अभी भी बुरहान के बेतुकी बातों की वजह से अंदरूनी घबराहट का हुमासी था। रूबी ने तो नाक भौंजे चेहरे का रुख मोड़ लिया। अलबत्ता असफर मलक ने बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। वो भी जवाबा मुस्कुराए और इससे पहले कि पलटते असफर मलक की आवाज पर फिर से रुक गई। दौरान देर से उठता है, हमारे साथ नाश्ता करो। असफर मलक का लहजा अब भी मोहब्बत भरा था। हैरत है, वो लोग दोपहर के 1 बजे नाश्ता करने लगे थे। दौरान जल्दी भी उठे तो कौन सा हमारे साथ बैठता है। असफर मलिक की बात पर रूबी ने खिले लहजे में तंज भड़काया। दुरान को छोड़ो बेटा, आओ तुम चलो हमारे साथ, नाश्ता लग चुका है। असफर मलिक ने फौरन रूबी की बात को घेराव किया और डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा किया। इसका लहजा और अंदाज ऐसा था कि जो ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। खाने के कमरे में डाइनिंग मेज पर नाश्ते के तमाम लौज़मात सज चुके थे। रोजीन वहीं हाथ बांधे खड़ी थी। जूही को देखकर मुस्कुराई। टोस्ट, मुख्तलिफ ताज़ा जूस, जैम, ऑमलेट, अंडे, इतना ढेर सारा नाश्ता सिर्फ 2 बंदों के लिए सजाया गया था। मेज पर एक चट्टी निगाह डालती वो कुर्सी पर विराजमान हुई। दौरान ने हमारा तारक तो करवा दिया होगा। कुर्सी पर बैठती असलम मलिक के जवाब पर वो एक लम्हे के लिए मुतज़िब हुई। दौरान का तारुफ याद आया। जी, आहिस्ते से जवाब दिया। रोजीन अब सबके सामने प्लेट सजा रही थी। जरूर कुछ बुरा ही बताया होगा हमारे बारे में। रोबी का तंज भरा लहजे में कहा गया जुमला गूंजा। जवेरिया ने चौंक कर देखा। वो नाक फुलाए बैठे थे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। मध्यम से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। रूबी बता रही थी आप कराची से हैं। कराची के किस इलाके से हो? असलम मलिक के सवाल पर टोस्ट को उठाते हाथ एक पल को थमे। रूबी बड़े नाजुक अदम अंदाज में जूस पीते हुए इसे देख रही थी। पैंट शर्ट में जदीद फैशन से लैस वो औरत घर में भी ऐसे तैयार थी जैसे वो किसी तकरीब में जा रही हो। डिफेंस। जवेरा ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए दौरान का सिखाया वो झूठ बोला। गला साफ किया, टोस्ट की छोटी सी बाइट ली। ओह गुड, और आपके पेरेंट्स? असलम वाला ने सर हिलाते हुए अगला सवाल पूछा। रूबी ने असलम के गिलास में जूस अंडेलते हुए तीखी निगाहों से इस पर जमाई, जैसे इसका झूठ पकड़ रही हो। वो टोस्ट को आहिस्ते से चाह रही थी। 2 सेकंड का तौक़ुफ़ लिया। पेरेंट्स के सवाल पर एकदम से दिल में ठेस उठी। गले में अटकी सांस को निगला। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने ताल्लुक खत्म कर दिया था मुझसे। इस सवाल का जवाब झूठ नहीं था। रूबी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अकल की आवाज आने पर मुंह फिर से बंद किया। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वो टी-शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस आज अक्सर मुख्तलिफ लग रहा था। असलम मलिक से हाथ मिलाने के बाद जवेरिया के साथ मुस्कुराहट का तबादला किया। इससे पहले अब तक जवेरिया ने इसे हमेशा पैंट कोट और टाई में ही देखा था। वो कुर्सी को पीछे धकेलते हुए बैठ रहा था।
अटल के यहाँ जाने पर इसने सुख का सांस लिया। असलम मलक अब अटल से बातों में मशगूल हो चुके थे। वो सर झुकाए आस्ते से टोस्ट चबाने लगी। दोपहर 3 बजे बरेली हिल्स में आज सूरज बहुत दिन बाद पूरी आल्बोताब से चमक रहा था। गहरे नीले रंग की बुकलाई एंटीलिक तारकोल में लिपटी शफाफ सड़क पर मंगोलिया बेकरी को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। दौरान ड्राइविंग सीट संभाले हुए था जबकि अटल इसके साथ वाली सीट पर विराजमान था। आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, स्याह लेदर जैकेट के नीचे सफेद टी शर्ट पहने, वो चेहरे पर बला की सख्ती सजाए हुए था। अटल कुछ देर खामोशी से इसको घूरने के बाद अब अपना रुख इसकी तरफ मोड़ चुका था। कब तक चलेगा ये सब? अटल की आवाज पर उसने चौंक कर एक निगाह इस पर डाली और फिर सामने शीशे पर जमा दी। अटल बार बार बैक मिरर से बेकरी को देख रहा था जहां से कुछ देर में ही लड़की बाहर आने वाली थी। क्या इंतहा को छूता अनजानपन था। हर महीने की तरह आज भी गार्ड को पैसे देने के बाद वो फौरन वहां से निकले थे। दौरान वो पैसे बेकरी में मुलाजिमत करती जसीका नामी इस 23 साल लड़की को भिजवाता था और ये अमल पिछले 2 साल से जारी था। यहाँ आते हो, इसे देखते हो, पैसे भिजवाते हो और चले जाते हो। अटल ने गाड़ी के बैक मिरर में बेकरी के बाहर निकली लड़की को देखा जो हाथ में लिफाफा थामे सड़क पर बेचैनी से दाएं बाएं निगाहें दौड़ा रही थी। बात करो इससे, बताओ इसको सब। लड़की इस दफा फिर मायूसी से सर झुकाए बेकरी में वापस जा रही थी। अटल की बात पर दुरान के चेहरे पर अब संजीदगी बढ़ गई थी। स्टेयरिंग पर हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। नहीं, अभी नहीं। स्टेयरिंग मोड़ा, टायर चरचराए। अटल ने बमुश्किल खुद को संभाला। अभी कुछ और सच जानने बाकी हैं, फिर एक दफा ही सब सामने लाऊंगा ताकि कोई पीछे न हट सके, सबूत मिटा ना सके। पुरइत्तेमाद लहजा था। अटल ने दांत पीसे, तेवरी चढ़ाई। जब इतने सालों से वो राज को दफन किए हुए हैं तो तुम क्यों इन्हीं की जुबानी सब सुनना चाहते हो? तोड़ दो अपनी खामोशी। गाड़ी की रफ्तार इसकी बात पर और बढ़ गई। अटल ने तासुब से सर को दाएं बाएं चमच दी। बस तस्कीन चाहता हूँ, सपाट लहजे में जवाब दिया। अटल ने खफ्ती से एक निगाह डाली और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह जमाई। मैक्स टीवी वाले इंटरव्यू के लिए बहुत तंग कर रहे हैं, क्या कहूँ? मगन से अंदाज में सर झुकाए पूछा। वो इसकी अपार्टमेंट लिस्ट चेक कर रहा था। मना कर दो, मैं किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। इस फिल्म के बाद देखूंगा। सपाट लहजे में इसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया। अटल ने लब भींचे और सर हिला दिया, फिर खिड़की के बाहर नजर जमा दी। 1 घंटा 20 मिनट और 3 सेकंड वो वक्त नोट कर रही थी। बुद्ध बनी वो पागलों की तरह इस वक्त से बेड पर बैठी थी, सफेद फ्रॉक पर सूरज गर्म शाल कंधों पर डाले और कंफर्टर को घुटनों तक ओढ़े। चेहरे पर 12 बज रहे थे। दौरान ढीले से स्याह सफेद लाइनिंग ट्राउजर के ऊपर स्याह हुड पहने सोफे पर बैठा था। टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जिसे मोहतरम बड़े इन्हाक से देखने में मसरूफ थे। बीच में कभी मोबाइल पर भी निगाह डालता, लेकिन फिर से निगाह सामने टीवी पर जम जाती। 1 घंटे में ये इसकी दूसरी सिगरेट थी जिसे वो सुलगा रहा था। इंतहाई बोरियत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको समझने में वो पिछला 1 घंटा ज़ाया कर चुकी थी और अब सर और आंखों में शदीद तकलीफ थी। टीवी देखने का इसे शौक नहीं था, लेकिन सामने चलती सिनेमा स्क्रीन कबूल थी अगर कुछ ढंग का लगा हो तो। देखो, दूसरा असूल ये है कि हम कमरे में आपस में कोई बात नहीं करेंगे। मुझे ऐसा महसूस करना है कि यहाँ अब भी कोई नहीं। दुरान की बात कर जहन में गूंजी। निचले लब को आहिस्ते से दांत में दबाए इसकी तरफ देखा। वो राख एस्ट्रे में झाड़ रहा था। अगले ही लम्हे वो कंफर्ट टांगों से हटाते अपनी जगह से उठी। वो दूसरे ही दिन इसका दूसरा असूल तोड़ने जा रही थी। फ्रॉक और शाल को दुरुस्त किया, स्लीपर की तरफ देखा, लेकिन नंगे पाँव ही आहिस्ते से चलती वो अब सोफे के करीब इसके सामने खड़ी थी। हाथ पीछे बांध रखे थे और निगाहें इस पर जमी थी। पौनी पीछे शाल में छुप गई थी जबकि कुछ स्प्रिंग की तरह घूमती लेटे चेहरे के दोनों तरफ में थोड़ी तक आ रही थी। टीवी पर निगाहें जमाए वो कब से खुद को ये समझा रहा था कि वहां बेड पर कोई नहीं बैठा, लेकिन अजीब कश्मकश थी। वो चाह कर भी इससे लापरवाही नहीं बरत पा रहा था। वो कमरे में मौजूद कोई चीज नहीं थी, एक जीती जागती इंसान थी। ऐसी इंसान जो पिछले 1 घंटे से बार बार इसे घूर रही थी। दौरान ने चेहरे के बजाय सिर्फ आंखें घुमाकर इसकी तरफ देखा। वो फौरन चेहरे के सारे पट्टे खींचे मुस्कुरा दी। दौरान अब चेहरा इसकी तरफ उठाए सवाले नजरों से देख रहा था। जैसे ही दौरान पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जवेरिया ने फौरन पीछे बांधे हाथ खोले। वो, मैं बहुत बोरियत महसूस करती हूँ, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं। अगर मुझे कुछ किताबें मिल जाएं तो। बिना किसी झिझक के वो एक तसलसल में अपनी बात मुकम्मल की अब जवाब की मुंतजिर थी। टीवी से इसे कभी लगाव था ही नहीं। किताबें वो बहुत शौक से पढ़ती थी और अब भी यही ख्याल जहन में आने पर वो दुरान के सर पर खड़ी थी। चंद सेकंड की खामोशी दोनों के बीच हायल हुई, जिसमें दुरान की पेशानी पर नामुदाश शिकन इस बात की वजाहत थी कि इसे जवेरिया की ये मुदाखलत नागवार गुजरी है। जो चाहिए अटल से कह सकती हैं, वो ला देगा। बर्जास्ता सपाट लहजे में जवाब आए और निगाहें फिर से टीवी स्क्रीन पर जमा दी। लबों को आपस में मिलाए वो भुएं उठाए अब भी इसकी तरफ देख रही थी। दुरान ने उलझ कर चेहरे का रुख दोबारा इसकी तरफ मोड़ा। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हूं, अब क्या मुसीबत है? ठीक। आहिस्ते से इस नाम में सच को जनस दी और वापसी के लिए मुड़ी, फिर अचानक रुक गई।
اور مجھے انگشت ہوا میں اٹھائے یاد آ جانے والی بات کی شروعات ہی کی تھی کہ دوران نے بات کاٹ دی۔ اٹل سے کہیں گی جو بھی چاہیے آپ کو، قطائیت سے کہا، بڑا ہی روکھا لہجہ تھا۔ وہ جو بات کرنے جا رہی تھی پیچھے سے چہرے کے ساتھ ہوا میں معلق ہاتھ نیچے کیے۔ اوکے، لبوں کو آپس میں ملائے مؤدب لہجے میں سر تسلیم خم کیا اور پھر قدم دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ بستر پر اسی جگہ آ کر مجسم بن کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اب اسی فضول سے ڈاکومنٹری کو بڑے انماق سے دیکھنے میں ایسے مہو تھا جیسے یہ ساری ریسرچ خاص اس کے لیے کی گئی ہو۔ کچھ دیر یوں ہی کبھی اسے اور کبھی ٹی وی اسکرین کو دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھوئی علم نہ ہوا۔ ہاروی کی پرسوچ نگاہیں مزید سکڑ گئی تھیں، آنکھوں کی پتلیوں پر پریشانی کی جھلک فوٹو کے باہر کی جھریوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ لبوں پر ایک ہاتھ کی انگلی دھرے وہ ہلکی سی جھری دار چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ جدید طرز کے سامان سے لیس اس کمرے میں مخملی نیلے رنگ کی کونچ پر وہ اس وقت بروس کے سامنے بیٹھا تھا، جو گلاسوں میں شراب انڈیلے ہوئے اس پر بار بار نگاہ اٹھا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے پرے کیے ہوئے پردوں سے اندھیری رات میں چمکتی بجلی اور بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسے بروس نے کسی خاص خبر سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا تھا، ایسی خبر جو ان کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو گھر سے نکالے گا نہیں اور ہم کبھی اس تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ شوین نام کی تلوار الگ میرے سر پر لٹکتی رہے گی اور کاروبار وہ بھی چوپٹ ہوگا، تو ہم بھی لڑکی تک پہنچنے کے لیے پہلے گھر تک پہنچنے کا سوچتے ہیں۔ بروس نے مشروب سے بھرا گلاس ہاروی کی طرف بڑھایا، لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ گھر تک؟ وہ کیسے؟ ہاروی نے پرتجسس گردن کو خم دیا، گلاس اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے نگاہیں گلاس کے بجائے اس کے چہرے پر جمی تھی۔ دوران گلاس میں موجود باقی افراد کے ذریعے۔ بروس نے مسکراہٹ گہری کی اور میز پر سے اپنا گلاس اٹھایا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جس پر یہ اعتبار کیا جا سکے وہ ہماری مدد کرے گا؟ ہاری اب نگاہیں چودی کیے اسے شعبے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چالاکی سے ایک رخ کو لبے چڑھائے مسکرایا، آنکھوں میں کمینی چمک ابھری۔ برہان ملک۔ اپنا گلاس دھیرے سے اس کے گلاس کے سنگ ٹکرایا، کانچ کے آپس میں بجنے کی مدھر آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ دورانگ کا بھائی؟ مگر وہ بہت نفرت کرتا ہے دورانگ سے۔ بروس نے لبوں سے گلاس کو ہٹاتے گھونٹ کو حلق میں انڈیلتے ہوئے وضاحت دی۔ مجھے تو نہیں لگتا، اس کو ٹی وی میں جتنے بھی رولز ملتے ہیں وہ دورانگ کی بدولت ہی تو ملتے ہیں۔ پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی مجھے، ہم کسی نئی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ہاروی نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سر کو نفی میں جنش دی۔ اسی بات سے تو نفرت ہے اسے۔ وہ اپنے اوپر سے دورانگ کے لیبل کو ہٹانا چاہتا ہے، اپنی خود کی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ بروس کی مسکراہٹ ہنوز لبوں پر موجود تھی اور آنکھوں میں ارادے کی چمک۔ اور اس کو وہ پہچان ہم دیں گے، وثوق سے کہا اور داد طلب نگاہوں سے ہاروی کی طرف دیکھا جو ہنوز فکر مند لگ رہا تھا۔ بروس نے آنکھوں کو بند کیا اور سر کو دائیں بائیں ایسے ہلایا جیسے اسے کہہ رہا ہو اس دفعہ بھروسہ رکھو مجھ پر۔ دوران نے کمرے کے دروازے کے ہتھے کو گھمایا، کندھے پر ایک ہاتھ سے گہرے بھورے رنگ کی کوٹ کو پیچھے کے رخ لٹکائے، دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ انگوٹھا اسکرین پر رکھا ہوا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں شوٹنگ سے جلدی پیک اپ کرنا پڑا، اس لیے وہ باقی دنوں کی نسبت آج دوپہر کو ہی دورانگ لیس واپس آ چکا تھا۔ ہلکے گندمی رنگ کی گرم جرسی جو گردن کے اوپری حصے کو بھی ڈھانپ رہی تھی، اس کے نیچے کوٹ کے ہم رنگ پینٹ پہنے مخصوص انداز میں ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑتی آواز پر چونک کر موبائل پر جھکا، سر اوپر اٹھایا۔ پورے کمرے میں خوبصورت آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ سامنے کے منظر کو دیکھ کر جہاں پاؤں منجمد ہوئے، وہاں اس کے مضبوط بازو پر موجود بھورے بال مساموں کے ابھار سمیت کھڑے ہونے لگے۔ صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھی وہ نہ صرف تلاوت سن رہی تھی بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لمبے سے میکسیمم افراد پر رنگین سکارف کو سر پر اوڑھے دینا کسی سنگار کے شفاف چہرے پر گھنی سیاہ پلکیں مونڈے، کانوں کے پاس سے گردن تک جھولتی گھنگریالی لٹوں سے بے خبر وہ گود میں موبائل دھرے ٹانگیں صوفے پر سمٹے بیٹھی تھی۔ دوران کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھی، وہ کمرے کے افسوس زدہ ماحول کا پاکیزہ حصہ بنی اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ چاروں طرف سے تلاوت کی مختلف آوازیں گونجنے لگی تھی، بہت سے سر زور زور سے ہوا میں ملتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ میں نہ کہتی تھی یہودی عورت کا گندا خون ہے یہ، قرآن حفظ کرنے ڈالا کمبخت وہ چھوڑ آیا، اب بھی کہیں کوئی دین کی بات ہو لے شیطان کی طرح بھاگتا ہے وہاں سے۔ مجھے تو کبھی لگتا ہے وہ عورت اپنا کوئی گناہ نوین کا نام لے کر ہمارے سر منڈ گئی ہے۔ کانوں میں گونجتے جملے چہر کی رنگت کو سرخ کر رہے تھے۔ ناک پھلائے وہ آگے بڑھا۔ دوران کے کمرے میں آئے آج اسے 5 دن ہو گئے تھے۔ اٹل نے نہ صرف اس کی منتخب کردہ کتابیں لا کر دی تھی بلکہ ایک عدد موبائل فون بھی دیا تھا جو وہ کول اس کے دوران کے کہنے پر لا کر دیا تھا، اور اب وہ اسی فون پر تلاوت سن رہی تھی۔ قرآن پاک کے ترجمے تفسیر اردو میں پڑھنے کے بعد وہ عربی زبان میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی تھی، اور اس کی مشق کے لیے اس قید سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ دوران تو شوٹنگ کے لیے نکلتا تو رات گئی واپس آتا تھا،
وہ سارا دن کمرے میں رہتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے عمل نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ سورۃ الرحمن یاد کر رہی تھی اور اس وقت وہ اتنی محو تھی کہ کسی لمحے دروازہ کھلا اور کب دوران تیوری چڑھا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا خبر نہ ہوئی۔ وہ تو جب بند آنکھوں سے دوران میں سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو ناک کے نتھوں میں گھسی، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ دشمن جاں اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اوہ مجھے پتہ نہیں چلا آپ کب آئے۔ جزیرہ ہو کر فوراً تلاوت کو بند کیا، صوفے پر رکھے پاؤں نیچے اتارے۔ آئندہ سے اس بات کے لیے ایئر فون استعمال کیا کریں۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔